will invite our next speaker, Dr. Hemlata ma'am from King George's Medical University, Lucknow. A very good afternoon to all of you. I'm Hemlata from the Department of Anesthesiology, and the topic I'll be taking today is on cardiopulmonary resuscitation, basically BLS or basic life support. तो अगर हम BLS की बात करते हैं, तो BLS is a very important topic, COVID or no COVID. Obviously, even in COVID patients, you should know BLS, and in general also you should know how to save people who have suffered cardiac arrest. So first of all, let's know what do we mean by cardiac arrest. Cardiac arrest is basically the cessation of all cardiac mechanical activity. मतलब ये कि हमारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दिया है. जो बेसिक काम है हमारे हार्ट का, टू पंप ब्लड, दैट हैज स्टॉप्ड. उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, which has got basically 4 arrest rhythms, but we won't go into the details of that. We will simply restrict ourselves to basic life support. तो how is it different from heart attack? कई बार क्या होता है कि लोग इसको कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक से. तो दिस इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, बिकॉज हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है हार्ट को, जो कोरोनरी आर्टरी की सप्लाईज है, दैट इज ब्लॉक्ड. सो बिकॉज ऑफ विच progressively there will be myocardial ischemia, myocardial infarction. So it may also lead to cardiac arrest, but cardiac arrest is simply the cessation of all cardiac mechanical activity. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Heart has stopped beating, so the blood is not being pumped effectively. तो vital organs जो है उनको blood नहीं मिल रहा है. तो vital organs, especially हमारा brain जो है, वो अगर 3 मिनट तक blood supply रुक जाती है तो इट अंडरगोज इरिवर्सिबल डैमेज. तो दैट मीन्स कि हमें इमीडिएटली एक्ट करना है. अगर हमारा कोई भी विक्टिम कार्डियक अरेस्ट का अगर हम देखते हैं तो वी हैव टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड टू रिस्टोर द कार्डियक एक्टिविटी इमीडिएटली. सो cardiopulmonary resuscitation basically is a series of steps aimed at restoring the blood supply to vital organs in the event of cardiac arrest. मतलब जब तक हार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है तब तक हम मैनुअली कंप्रेस करके उसका जो पंपिंग एक्शन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं टिल द टाइम हार्ट रिगेन्स इट्स एक्टिविटी. तो सीपीआर कौन कर सकता है? बेसिकली कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बिकॉज वी डोंट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर सीपीआर. So it is as easy as CAB. एक टाइम था जब हम कहते थे it is as easy as ABC, because उस टाइम पे क्या था, the sequence of CPR was basically A followed by B followed by C. But over time ये देखा गया कि अगर हम ABC कर रहे थे, मतलब एयरवे को पेटेंट करने की कोशिश कर रहे थे और रेस्क्यू ब्रेथ्स देने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट करते थे, चेस्ट कंप्रेशन, तो इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम. और ये पता चला हमें कि कार्डियो जो चेस्ट कंप्रेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. तो उसको अब हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है सो दैट चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द विक्टिम इज मैक्सिमम. तो अब जो सीक्वेंस हमारे पास है वो है CAB. फॉर लास्ट मोर देन 10 years, 2010 में जो गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो ये बदल गया था CAB. यानी कि कभी भी हमें कोई विक्टिम मिलता है तो सबसे पहले हमें चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट करना है. सो हमारे पास बेसिकली 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट. तो व्हाट वी इंटेंड टू टीच और टू टेल यू इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, बिकॉज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा कोर्स है. उसके लिए यू नीड टू रजिस्टर एंड डू इट. इट इज ओनली फॉर द मेडिकोज एंड द पैरामेडिक्स. बट बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए है, ले पर्सन के लिए भी, बिकॉज कार्डियक अरेस्ट कैन अकर एनीवेयर. तो इसलिए हर इंसान को बेसिक लाइफ सपोर्ट आना ही चाहिए, चाहे वो मेडिक्स हो, पैरामेडिक्स हो या फिर कोई भी ले पर्सन हो. तो What do we mean by chain of survival? Chain of survival का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कि हम कोई भी इवन मेटल की चेन देखते हैं, उसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं जो मिलकर एक चेन बनाते हैं, और कोई भी एक लूप अगर वीक होता है तो पूरी की पूरी चेन वीक होती है. उसी तरह से जो हमारे BLS के डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें से कोई भी एक हम ढंग से नहीं करते हैं तो ओवरऑल सर्वाइवल पे उसका असर पड़ता है. तो चेन ऑफ सर्वाइवल बेसिकली 2 तरह के हैं. एक
आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के लिए, एक इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के लिए। इन हॉस्पिटल में ये हमें फायदा रहता है कि पेशेंट ऑलरेडी अंडर सर्विलेंस है, तो हमें जो है उसको मॉनिटर करना चाहिए। वो सारे फैक्टर्स विच कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट विच आर नोन एज प्री अरेस्ट कंडीशंस, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। सपोज पेशेंट का ब्लड शुगर जो है बहुत कम या बहुत ज्यादा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट डीरेंजमेंट है, या हाइपोवोलेमिया हो रहा है, तो इन सारी चीजों को करेक्ट करना चाहिए सो दैट पेशेंट मे नॉट लैंड अप इन कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद फिर जो हमें स्टेप्स करने हैं, दैट इज नोन एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसमें अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज टू रिकॉग्नाइज कार्डियक अरेस्ट, हमें पता करना है कि हाँ ये विक्टिम हमारा कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। उसके बाद हमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करना है। फिर हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है इमीडिएटली अगर हमारा पेशेंट, उसकी पल्स और रेस्पिरेशन नहीं है तो, एंड उसके बाद हमें वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग देना है उस पेशेंट को। तो ये जो बेसिक 4 स्टेप्स हैं ये बस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फॉर दैट वी नीड अ एल्गोरिदम। दिस इज द बेसिक एल्गोरिदम गिवन बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वी विल कंसिडर इट स्टेप बाय स्टेप। एज यू कैन सी इन दिस एल्गोरिदम, द फर्स्ट थिंग हियर इज सीन सेफ्टी। तो सीन सेफ्टी से क्या मतलब है? बहुत तरह की सिचुएशन हो सकती है जब हम किसी विक्टिम को देखेंगे, या तो हमारे आंखों के सामने कोलैप्स होते हुए, या फिर वो कोलैप्स हो चुका है और हम वहां पहुंचे, लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सीपीआर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसमें ये हो सकता है कि कभी कभी सीन हमारा सेफ है, कोई रेस्टोरेंट है, घर है, या ऐसी किसी जगह पे अरेस्ट आया है, या एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि बहुत ही अनसेफ सीन हो, डेंजरस सीन हो, लाइक कहीं पर आग लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कूद पड़ना है और पेशेंट को बचाना ही है, अपनी सेफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो रोड के बीचों बीच हमें सीपीआर नहीं करना है जब तक कि पेशेंट एक सेफ जगह पर नहीं आ गया, उसको रोड के किनारे या सेफ जगह ले जाएंगे। और अगर हम आज की बात करें कोविड-19 के सिनेरियो में, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब तक खुद से सेफ नहीं है, कहने का मतलब अगर कोविड पॉजिटिव कोई विक्टिम है, या अगर हमें उसका स्टेटस नहीं पता है विक्टिम का, तो ऑल ऑफ ए सडन हम उसको हो सकता है नहीं हम अप्रोच करें जब तक कि हम खुद अपने आप को सेफ ना कर लें। लाइक हम अगर ग्लव्स, मास्क, एप्रन ये सब पहन ले तब हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली कई बार होता है क्या है, सीन डेंजरस है या फिर ब्लड स्पिल्स हैं, शार्प ऑब्जेक्ट है पेशेंट के अराउंड, तो हम उस टाइम पे उन सब चीजों का ध्यान रख के उसके बाद ही हम अप्रोच करेंगे पेशेंट को। दैट मीन्स वी नीड टू ensure the safety of the rescuer, the victim as well as the bystanders. उसके बाद हम आ जाते हैं रिकॉग्निशन पे। हाउ टू रिकॉग्नाइज? सबसे पहले हमें रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। हम पेशेंट के कंधे पे थोड़ा सा थपथपाएंगे और हम बोलेंगे क्या हुआ, आर यू ओके, नाम क्या, इस तरह की चीजें हम बोलेंगे, सो दैट अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है तो ठीक है, और अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो हम इमीडिएटली इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और वी विल शाउट फॉर हेल्प। अगर आसपास लोग हैं तो उनको आवाज लगाकर उनको जल्दी से जल्दी बुलाएंगे। ठीक है, तो हमें किस नंबर पे डायल करना है? आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होता है, तो हम इजिली नंबर डायल कर सकते हैं उसी जगह पर रुके हुए। तो वी कैन डायल, जैसे यूएस में 911 डायल करते हैं, तो इंडिया में हमारे यहाँ जो है हम 108, 112 या 102 नंबर डायल कर सकते हैं टू एक्टिवेट एनी इमरजेंसी टीम। जब हमने इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद अभी क्या करना है? वी नीड टू सी वेदर आवर विक्टिम इज इन कार्डियक अरेस्ट। वो कैसे देखना है? मतलब पेशेंट हमारा ऑलरेडी कोलैप्स्ड है, बट हो भी सकता है कि वो कार्डियक अरेस्ट में हो, ना भी हो। तो हमें चेक करनी है पल्स। कहाँ पे? कैरोटिड पल्स हमें चेक करनी है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नेक में मिड लाइन से थोड़ा सा लेटरली जो हमें ग्रूव मिलता है, उसमें हम 2 फिंगर्स रख के वी विल चेक फॉर दिस पल्स। कैरोटिड पल्स इज द लास्ट टू गो, इसलिए हमें यही चेक करना है। अगर यहाँ हमें पल्स नहीं मिल रही है, और साथ में हमें रेस्पिरेशन भी देखना है कि पेशेंट के चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों हम साइमल्टेनियसली करेंगे। तो अगर हम ये दोनों चीजें हमें नहीं मिल रही है, कितनी देर तक हमें देखना है? कम से कम हम 5 सेकेंड तक देखेंगे, और नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर 10 सेकेंड्स में हमें कोई डेफिनेट पल्स नहीं मिल रही है और पेशेंट का चेस्ट मूवमेंट नहीं फील हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो विक्टिम है, he or she is in cardiac arrest. तो
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस, व्हिच इज द थर्ड कंपोनेंट. एंड चेस्ट कंप्रेशन से क्या होता है, इट बेसिकली एस्टेब्लिशेस द ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन्स. अगर हम इसे सही तरीके से करेंगे तो, यानी कि हम मैनुअली जो है चेस्ट को कंप्रेस करके ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारी पोजीशन ये होगी, हमें 2 फिंगर्स जो है जो ब्रेस्ट बोन कहलाता है, दैट मीन स्टर्नम का जो लोअर पार्ट है, वहां पे चेस्ट के मिडिल में 2 हमें अपना 2 फिंगर ब्रेथ अबव द ज़िफिस्टर्नम, हमें उस एरिया को लोकेट करना है. उसके बाद फिर हम अपनी एक हथेली रखेंगे उस पर, एक हैंड के ऊपर हमें अपना दूसरा हैंड रखेंगे, फिर हम उसको इंटरलॉक करेंगे. ठीक है, एक हाथ का हील हमने रख दिया सेंटर ऑफ द चेस्ट में, एंड उसके ऊपर से हमने अपना दूसरा हाथ रख दिया, एंड देन वी विल इंटरलॉक इट एज सीन इन दिस पिक्चर, एंड देन वी विल स्टार्ट कंप्रेसिंग. एंड आवर चेस्ट कंप्रेशन शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. तो हाई क्वालिटी से क्या मतलब है, हमारा कंप्रेशन का जो रेट होगा इट विल बी फास्ट. वी हैव टू पुश हार्ड एंड वी हैव टू पुश फास्ट. फास्ट का मतलब है 100 से 120 के रेट से हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है, और कंप्रेशन की जो डेप्थ होगी वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होगी, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि हमें 2 से 2.5 इंच के करीब हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है. इसके साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा चेस्ट रिकॉइल हो. आफ्टर ईच कंप्रेशन वी हैव टू अलाउ द चेस्ट टू रिकॉइल. क्यों करना है ऐसा, सो दैट चेस्ट हार्ट की रिफिलिंग हो जाए. एवरी टाइम वी डू कंप्रेशन, जो ब्लड हार्ट के अंदर है दैट इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड. उसके बाद फिर जब हम रिलीज करते हैं, रिकॉइल करते हैं, तो फिर नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर से वीनस रिटर्न एस्टेब्लिश होता है, हार्ट की फिलिंग हो जाती है, तभी जो हमारा अगला कंप्रेशन है दैट विल बिकम इफेक्टिव. सो वी हैव टू अलाउ चेस्ट रिकॉइल. उसके बाद फिर कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन का रेशियो शुड आल्सो बी इक्वल. जितनी देर के लिए हम कंप्रेस कर रहे हैं उतनी देर के लिए हमें उसको रिलैक्स होने देना है, एंड देयर शुड बी मिनिमल इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन. और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो कंप्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होगा, अगर हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, हम बहुत ज्यादा डीप करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो चेस्ट या तो पेशेंट जो है अगर फुल स्टमक है तो रिगर्जिटेट कर सकता है, मुंह से जो है पेट में जो भी खाना है वो निकल के आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और उसको वो एस्पिरेट कर सकता है. दूसरी चीज ये होती है कि वीनस रिटर्न भी उससे हैम्पर होता है. सो वी हैव टू डू हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन. हमारी पोजीशन इस तरह से रहेगी, हमारा एल्बो, हमारे शोल्डर्स और हमारा रिस्ट तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, एंड वी विल बी इमीडिएटली अबव द विक्टिम. हाथ की पोजीशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस तरह से होगी. as you all can see that BLS is basically a hands-on kind of training. Though I am trying to explain everything in detail, but still I would like to advise you कि एक बार जब ये पैंडेमिक ओवर हो जाए, अगर आप में से किसी ने कर रखा है तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं कर रहा है तो you should undergo a training, hands-on training to learn it in a better way. कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस आप उसमें मैनिक्विन पे कर सकते हैं, so that फ्यूचर में जब आपको कभी करना पड़े you will be much more confident. So this is the position, and the movement is, as you can see, the arrow is near the कमर के पास से हमारी मूवमेंट होगी. हमें एल्बो को नहीं बेंड करना है, पूरा का पूरा हमें कंप्रेशन इस तरह से करके देना है. Now you know what is meant by push hard and push fast and high quality chest compressions. Now after chest compressions हमें क्या करना है, ventilation देना है. After every 30 chest compression we need to give 2 ventilation, और मतलब 2 बार हमें सांस देनी है, हमें ब्रीदिंग देना है. कैसे देना है दैट आई विल बी टेलिंग यू. और ये जो साइकिल है 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन का, इसको हमें बार बार रिपीट करना है. 5 बार जब हम रिपीट कर देंगे तो रफली 2 मिनट्स का ड्यूरेशन हो जाएगा. तब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेस्क्यूअर हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एवरी 2 मिनट्स के बाद हमें एक बार फिर से पल्स चेक करनी है. इफ स्टिल देयर इज नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, तो फिर जो है हमें CPR कंटिन्यू करना है. बट अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो रेस्क्यूअर को आपस में हम सर्कुलेट कर सकते हैं. एवरी 2 मिनट्स रेस्क्यूअर चेंज हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई इंटेंसिटी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसीजर. तो एक इंसान करते करते 2 मिनट में काफी थक जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर 2-2 मिनट पे हम एक्सचेंज कर लें. सो कमिंग टू वेंटिलेशन या ब्रेथ,
उसको देने के लिए सबसे पहले वी नीड टू एस्टेब्लिश अ पेटेंट एयरवे, यानी कि हमारा जो एयरवे है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमारे बॉडी की जो मसल्स होते हैं वो लैक्स हो जाते हैं। सिमिलरली जो हमारा टंग है विच इज ऑल्सो मसल मेड अप ऑफ मसल, तो वो जो है वो लैक्स हो जाता है, उसकी टोन चली जाती है एंड इट फॉल्स ऑन द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो टंग है वो पीछे की ओर चला जाता है और इट कैन ब्लॉक द एयरवे। तो एयरवे अगर ब्लॉक्ड है तो आप कितना भी रेस्पिरेशन दे, चाहे आप माउथ टू माउथ दें या फिर बैग एंड मास्क से दें, वो डिलीवर नहीं होगा। तो फिर लंग्स में अगर हवा नहीं जाएगी तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा। सो फॉर दैट वी नीड टू डू हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। We have to place one hand on victim's forehead and push it to tilt the head back. And we have to place another hand under the jaw and lift the chin forward. This is known as head tilt chin lift maneuver. यहाँ पे हमने दिखाया है कि कैसे हमें साथ में मुंह को खोलना होता है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड वी हैव टू ओपन द माउथ। बट देयर इज अ सर्टेन कंडीशन इन विच हमें हेड टिल्ट नहीं करनी। अगर कोई ट्रॉमा का विक्टिम है, सपोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से वो कोलैप्स हुआ है पेशेंट, तो वी नो कि देयर कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ सर्वाइकल इंजरी। हो सकता है पेशेंट ने सर्वाइकल इंजरी सस्टेन की हो, तो उसे हमें एग्रेवेट नहीं करना है, तो हमें नेक का मूवमेंट मिनिमल करना है और हेड टिल्ट नहीं करनी, केवल चिन लिफ्ट मैनवर करना है। और वहां पे हम जॉ थ्रस्ट मैनवर कर सकते हैं विच इज शोन इन दिस पिक। इस तरह से हम जॉ को लिफ्ट कर सकते हैं। पेशेंट की का जो जॉ है उसको हम इस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं अपवर्ड्स विदाउट मूविंग द नेक। और क्रिक्वायर्ड प्रेशर इज जनरली नॉट रिकमेंडेड, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सो एज यू नो, अभी कोविड का टाइम है तो नोबडी वुड लाइक टू गिव अ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, और इवन पॉकेट मास्क रेस्पिरेशन विच इज शोन इन दिस अपर पिक, ये भी हम करना पसंद नहीं करेंगे। तो व्हाट कम्स टू आवर रेस्क्यू इज बैग एंड मास्क। I have not included a picture, but we have got bag and mask. अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उससे करेंगे, और अगर नहीं है तो we can simply continue with chest compression. कई बार हम माउथ टू माउथ देने में वैसे भी नॉर्मल टाइम में भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या तो विक्टिम स्ट्रेंजर है, उसकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, या फिर देयर इज लॉट ऑफ वॉमिटर्स एंड ब्लड अराउंड द माउथ। तो ऐसे सिचुएशन में we can simply continue with chest compression because this is the single most important thing which is going to help in survival of our victim. तो अब हम 30:2 का कंप्रेशन करते रहेंगे। ठीक है, ये हम कब तक करेंगे? जब तक कि या तो पेशेंट रिवाइव ना हो जाए, वो कॉन्शियस होकर मूव ना करने लगे, या फिर जो एडवांस इमरजेंसी टीम है, कार्डियक लाइफ सपोर्ट टीम, वो ना आ जाए, या फिर पेशेंट्स के या तो आप बिल्कुल थक ना जाए, रेस्क्यू फटीग ना हो जाए, या फिर सीन बिकम डेंजरस, यानी कि कुछ वहां ऐसी चीज हो जाए जिसमें आपकी सेफ्टी को खतरा है, तो उस केस में आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज यू नीड टू कंटिन्यू जब तक आप कर सकते हैं, जब तक फटीग ना हो जाए। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली बाय रोटेशन यू कैन कीप डूइंग टिल द इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अराइव्स। नाउ आफ्टर नेक्स्ट कंपोनेंट इज डिफिब्रिलेशन। तो डिफिब्रिलेशन से आप क्या समझते हैं? Delivering electrical shock to a patient is known as defibrillation. It can be very important for treatment of some patients of cardiac arrest. जैसा कि याद होगा शुरू में मैंने कुछ cardiac arrest rhythms की बात की थी। तो basically there are 4 cardiac arrest rhythms, out of which 2 are shockable and 2 are non-shockable. तो अगर वो shockable rhythm है, यानी कि अगर वो ventricular fibrillation है या फिर pulseless ventricular tachycardia है, तो हम कितना भी chest compression करेंगे, वो patient जो है is not going to survive जब तक कि हम इसको defibrillation ना दें। तो उसके लिए एक डिवाइस आती है। अगर हम हॉस्पिटल सेटअप में है तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर अवेलेबल होता है, और नहीं तो हमारे पास एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है विच इज अवेलेबल एट मेनी ऑफ द प्लेसेस। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, इंडिया में तो खैर बहुत कम जगहों पे होता है, लाइक ऑन एयरपोर्ट्स या किसी अच्छे शॉपिंग मॉल, बट बाहर की कंट्रीज में यू कैन सी एंड फाइंड इट एवरीवेयर, इवन ऑन द बस स्टॉप्स और एनी पब्लिक प्लेसेस। तो अगर आपके पास AED है तो यूजिंग AED यू कैन डिलीवर दिस डिफिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, 2 पैड्स होते हैं विच आर अटैच्ड टू विक्टिम्स चेस्ट, और AED जो होता है एज द वर्ड इज ऑटोमेटेड, तो ये अपने आप ही हमें प्रॉम्प्ट करता है। वी नीड नॉट नो अबाउट द रिदम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हमें ECG पढ़ने आने की जरूरत नहीं है, कोई भी ले पर्सन इस AED को यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे लेफ्ट पे ये जो
फिगर आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल डिफिब्रिलेटर है जो कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है। इसमें भी 2 पैड्स होते हैं अटैच करने के लिए। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ द एईडी। बहुत सारे एईडी ऐसे होते हैं कि जिनका आप जैसे ही लिड खोलते हैं इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑन, अदरवाइज वी नीड टू स्विच ऑन द एईडी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एईडी को स्विच ऑन करना है, फिर हमें जो पैड्स हैं उसको विक्टिम के बेयर चेस्ट पे अटैच करना है। ऐसा नहीं कि उसने शर्ट पहन रखी है, कपड़े पहन रखा है, उसके ऊपर से हमें अटैच कर देना है। तो कहाँ अटैच करना है? देयर आर 2 पैड्स, वन वी हैव टू अटैच ऑन द राइट साइड बिलो द क्लाविकल, एंड द लेफ्ट इज and the another one on the left side in the axillary region, arms के नीचे, arms के नीचे वहां पे हमें अटैच करना है। After we have attached the pad to victim's bare chest, we need to connect the pads connected to the AED. उसके बाद फिर we need to clear the victim, और सब लोगों को बोलना है कि वो विक्टिम को टच ना करें। जो सीपीआर कर रहा था, जो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा था, उसको भी बोलेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए वो रुक जाए, क्योंकि अदरवाइज जो AED है इट वोंट बी एबल टू एनालाइज द रिदम प्रॉपरली, फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ द AED विल इंस्ट्रक्ट वेदर टू गिव शॉक और नॉट। वो एनालाइज कर लेगा जो ECG रिदम है एंड इट विल टेल अस वेदर शॉक चाहिए या नहीं चाहिए। इफ शॉक इज रिक्वायर्ड, हमें चार्ज बटन को दबाना होगा, फिर वो चार्ज होता रहेगा। Once AED is charged, it takes hardly 1 to 4 seconds. Then हमें शॉक बटन को दबाना है टू डिलीवर द शॉक। AED खुद से कहेगा नाउ इट इज चार्ज्ड, डिलीवर शॉक। तो उस टाइम पे हमें शॉक के बटन को दबाना है, बट उसके पहले हमें इंश्योर करना है कि एवरीवन इज अवे फ्रॉम द पेशेंट, कोई पेशेंट को टच नहीं कर रहा है। After shock delivery, we have to restart the CPR, starting with the chest compression. So we need to continue the chest compression ventilation cycle for 2 minutes. After every 2 minutes, AED will automatically start analyzing rhythm. जब तक हमारे पास AED नहीं था, every 2 minutes, जब हम कैसे काउंट कर रहे थे, हमने 5 बार 30:2, 30:2 का जब हमने साइकिल कर दिया, फिर हम कैरोटिड पल्स फिर से चेक कर रहे थे देखने के लिए कि क्या अब पल्स वापस तो नहीं आ गई है, ठीक है। और जब हमारे पास AED आ गया है तो अब हमें पल्स भी नहीं चेक करनी है, सिंपली AED विल एनालाइज द रिदम एंड इट विल टेल अस कि कौन सी रिदम है। जब तक वो कह रहा है कि शॉक इज रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली अभी पल्स नहीं आई होगी एंड वी नीड टू डिलीवर द शॉक एंड कंटिन्यू द compressions. अगर वो कहता है कि शॉक इज नॉट रिक्वायर्ड, देन वी विल रिज्यूम द चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। फिर 2 मिनट के बाद फिर वो एनालाइज करेगा एंड अगेन इफ इट सेज कि शॉक इज नॉट रिक्वायर्ड, तो दिस टाइम वी कैन गो एंड चेक द पल्स कि ऐसा तो नहीं कि हमारा विक्टिम जो है रिवाइव हो गया, तो हम कैरोटिड पल्स देखेंगे। अगर रिवाइव हो गया है तो वी सिंपली नीड टू पुट द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन एंड वी नीड टू वेट फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो कि उसको ले जाए और हॉस्पिटल तक पहुंचाए। So you can see here how to attach. Then we have to allow the AED to analyze rhythm. We need not touch the victim. Then we have to stand clear from the patient, ourselves as well as all other who are present. सबको हमें बोलना है कि वो दूर हट जाए. Then we will deliver the shock. So this is all about the algorithm for saving the cardiac arrest victim. So you can go through this algorithm, which is available on the American Heart Association website on the net. You can easily go through this and you can revise everything which has been taught just now. This is a simplified version of the same. As you can see, unresponsive patient, no breathing and no normal or no normal breathing, only gasping. मतलब कि breathing होने से मतलब है कि प्रॉपर ब्रीदिंग होनी चाहिए। अगर पेशेंट की ब्रीदिंग एबनॉर्मल है, गैस्पिंग है, या फिर रॉकिंग टाइप की ऑफ ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है, एक्सेसिव मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यूज हो रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में हम मान के चलेंगे कि ब्रीदिंग इज एबनॉर्मल। और पल्स भी अगर हमें डेफिनेटली 10 सेकेंड में नहीं फील हो रही है, वी विल एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, वी विल स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशंस। एज सून एज द AED इज अवेलेबल, वी नीड टू यूज दैट AED and we continue this cycle till the emergency response team takes over. So this is all about the adult cardiopulmonary resuscitation, especially the BLS. We need to recognize unconscious patient. We need to check response, call for help. We need to check for pulse. If no pulse, start chest compression at the rate of 100 to 120 per minute at a depth of 5 to 6 centimeters. And we need to give 2 rescue breaths after every 30 compressions. A few words about pediatric basic life support.
दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज एडल्ट विथ फ्यू चेंजेस। तो यहाँ पे मैं केवल एक चेंज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो रेशियो है हमारा 30:2 का, वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स। अगर एक ही रेस्क्यूअर है तो हमें 30:2 ही देना है, और अगर एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा रेस्क्यूअर हैं, दैट मीन्स कि हमें रेशियो जो है 15:2 कर देना है। आफ्टर एवरी 15 चेस्ट कंप्रेशंस वी नीड टू गिव 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। और यहाँ पे फिर हमें काउंट ऐसे करना है कि 10 बार जब हमने 15:2 का दे दिया है, उसके बाद वी नीड टू रीचेक। ये कंपैरिजन है एडल्ट वर्सेस चिल्ड्रन वर्सेस इन्फेंट्स। मैं इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगी, वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर्सेल्व्स टू एडल्ट विक्टिम्स। एंड दिस इज अ पिक्चर शोइंग इंटीग्रेटेड टीम अप्रोच। इसका रोल और भी ज्यादा हो जाता है जब हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की बात करते हैं, बट स्टिल वी शुड नो कि जब हम इस तरह का कुछ भी काम करते हैं, वी नीड टू वर्क एज अ टीम, जिसमें एक टीम लीडर होता है। एयरवे एंड ब्रीदिंग will be taken care by some person. कोई defibrillation या AED के साथ ready रहेगा. Somebody will keep on chest compression and somebody will insert vascular access जब हम ACLS की बात करते हैं. Now coming to the next topic which has been allotted. This is about choking. So what do we mean by choking? Choking basically means any foreign body airway obstruction, that is FBAO. So we will be talking about the adult foreign body airway obstruction first. So what are the signs? हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा victim choke कर रहा है, उसके गले में कुछ फंस गया है? अगर वो incomplete obstruction है तो victim will be anxious and restless and coughing, जोर जोर से खांसी आ रही हो. But the moment the obstruction becomes complete, तो patient won't be able to cough or even speak or breathe. Complete airway obstruction हो गया है, and what he will just show universal sign of choking, जो कि इस picture में आप देख सकते हैं. This is the only thing by which he will come to know. He or she will be restless and there will be anxiety. तो complete choking वाले में हमें victim को सबसे पहले reassure करना है कि you will be all right, I'm helping you. You have to stand behind the victim, make a fist, and मुट्ठी की तरह करके दोनों हाथों से you have to place it above his navel, यानी कि umbilicus से थोड़ा ऊपर प्लेस करना है, और जो एपिगैस्ट्रिक एरिया वहां पे हमें प्लेस करना है below the xiphisternum, and we have to give upward and backward thrust as it is shown in this picture. This is known as basically Heimlich's maneuver, named on a very renowned scientist who expired last year only. So this is Heimlich's maneuver which this person is doing. And he is standing behind the victim, and he is also supporting the victim with his legs, so that कि अगर वो unconscious हो जाए तो immediately उसको हमें लिटाना होगा. Incomplete choking के केस में हमें क्या करना है? We have to simply encourage the victim to cough out, so that जो object है, जो foreign body है, वो he is able to cough that out. तो वो हमारा adult में था जिसमें हम Heimlich's maneuver कर रहे थे. अगर हमारा विक्टिम छोटा है तो कई बार हमें जमीन पे घुटनों के बल बैठना पड़ सकता है. पीडियाट्रिक पेशेंट के केस में वी हैव टू नील डाउन टू कम टू द लेवल ऑफ द पीडियाट्रिक पेशेंट. और अगर वो इन्फेंट है तो उसे हमें गोद में लेके हेड एंड को थोड़ा लोअर करके सपोर्ट करके एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हमें बैक ब्लोज देने हैं 5 टाइम्स, फॉलोड बाय फिर बच्चे को पलट देना है, एंड देन चेस्ट कंप्रेशंस. उसको स्टर्नम पे हमें 5 बार चेस्ट थ्रस्ट देने हैं यूजिंग आवर 2 फिंगर्स. इस तरह से हमें ऑल्टरनेटिवली करना है जब तक कि मुंह से फॉरेन बॉडी निकल ना जाए. एक बार अगर जो चोकिंग का विक्टिम है अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें उसको सपोर्ट करके हार्ड सरफेस पे ग्राउंड पे लिटा देना है, एंड देन वी नीड टू एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम जस्ट लाइक आई हैव जस्ट डिस्कस्ड. और फिर हमें उसी तरह से सब कुछ करना है विद अ सिंगल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ हमें कॉज ऑफ अनरेस्पॉन्सिवनेस पता है कि हमारा पेशेंट क्यों कोलैप्स किया है. एवरी टाइम व्हाइल ओपनिंग द माउथ टू गिव ब्रेथ वी शुड look for obstructing object. अगर वो हमें दिखाई दे रहा है तो we should take out using our finger, but अगर हमें नहीं दिख रहा है तो we need not attempt a blind finger sweep. इससे क्या होगा? foreign body further अंदर चला जाएगा और वो further obstruction करेगा. Thank you Nidhi and thank you Dr. Rajiv for this opportunity. This is a wonderful initiative.